नहीं सर। आप सभी लोग देख पा रहे हैं? नहीं नहीं सर। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप लोग का रिजल्ट जो है अब आप सभी देख पाएंगे। अब आप लोग सब देख पा रहे हैं? आप सभी लोग देख पा रहे हैं? भी जो है रिजल्ट आप लोग के सामने है। इसमें भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की होनी चाहिए। चलिए रिजल्ट आप लोग अपना अपना सुनेंगे। आदित्य कुमार, इनका 16 नंबर है, यानी कि अब फेल हो गए हैं। अमन कुमार 48 नंबर है। आशुतोष कुमार शर्मा, इनका 48 नंबर है। दीपक कुमार 36 नंबर है। दीपक कुमार 32 नंबर है। जयराम कुमार 22 नंबर है। कौशिक कुमार 6 नंबर है। कृतिका कुमारी 24 नंबर है। एमडी मुदासिर आलम 18 नंबर है। प्रियंका कुमारी 20 नंबर है। रंजन कुमार 12 नंबर है। रंजीत कुमार तो इनका 16 नंबर है। संतोष कुमार 4 नंबर है। सतीश कुमार 28 नंबर है। सुनील कुमार 24 नंबर है। टुन्नू कुमार 36 नंबर है। विकास कुमार 28 नंबर है। जिनका नंबर 30 से ज़्यादा है उनका अच्छा है परफॉर्मेंस, लेकिन जिनका कम है उनको मेहनत करने की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और जिनको जो है 30 नंबर से ज़्यादा है उनको थोड़ा इनके अपेक्षा कम मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आप लोग जो है सभी लोग मिल के मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए। इसमें देख रहे हैं कि बहुत कम कम नंबर है। जिनका कम नंबर है वे थोड़ा और मेहनत करें और तेज़ी से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है उनको। अब जो है इसी एक को खोलते हैं, देखते हैं रिजल्ट। क्वेश्चन कह रहा है 3:8 के अनुपात को परसेंटेज में बदलने पर क्या आएगा। यानी कि 3/8 या 3:8 के अनुपात में बदलेंगे और फिर उसको परसेंटेज करेंगे तो कितना परसेंटेज आएगा, है ना। तो इसमें से देख रहे हैं कि इनका थोड़ा गलत हो गया है, जिनका भी है। तो इसको हम सोच रहे हैं इसको बता दे। आप लोगों में से ऐसा कोई है जिनसे यह नहीं बनेगा? आप लोग बगल में जो है कमेंट करके लिखेंगे, है ना, चार्ट में लिखेंगे। और जिनका जो है जिनसे नहीं बनेगा वे वही, और जिनसे बनेगा वे लोग जो है इसको बनाने की कोशिश करेंगे। कितने लोग हैं जिन लोगों से नहीं बनेगा यह क्वेश्चन? हेलो, आप सभी लोग सुन पा रहे हैं? चलिए तो हम इसको बना ही देते हैं, है ना। यस सर। चलिए इसको बना देते हैं हम। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 3:8 के अनुपात को परसेंटेज में बदलने पर क्या आएगा। तो 3:8 है ना। परसेंटेज का मतलब होता है 100, जो सभी लोग जानते हैं, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, एक दूसरे में भाग देंगे, तो उसके बाद 100 से गुना करेंगे। तो इसको भाग देने के लिए हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं, गुने ना 100 ना, 100 से हमको गुना करना है तो फिर परसेंटेज में लाना है। क्या करेंगे इसको, अगर ऐसे काटते हैं सीधे हम 12.5 से काट सकते हैं इसको, है ना। 8 बार में कट जाएगा। और फिर क्या करेंगे हम, 3 इंटू 12.5 इक्वल टू कितना आएगा, 37.5। यह इसका आंसर आएगा। समझ में आया? आप सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे साफ साफ? सभी को दिख रहा है? बोर्ड बोर्ड दिख रहा है? तो यस सर। हाँ, तो जो मैंने बनाया इसमें से ऐसा कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया? जिनको समझ में नहीं आया वही बोलेंगे।
आप लोगों में से कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब हम समझे कि सभी लोगों को समझ में आ गया। यस सर। हम समझ गए, यानी कि आप सभी को समझ में आ गया है ना। तो इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बोलेंगे जल्दी से, है ना। सपोज दैट मान लीजिए 3 अनुपात 8 है, हम 3 के जगह पर 4 कर दें, है ना, और 8 को 8 रहने दें। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे हैं, उसको कैलकुलेशन करके हमको जल्दी बताइए कितना आंसर हुआ, जल्दी। देख रहे हैं सबसे पहले कौन बोलता है। कितना है क्या? 50% सर। 50। 50 आ जाएगा आपका, है ना। 50 यस सर। 50 आ जाएगा। देखिए सब लोग बोलिए, सब लोग नहीं बोल पा रहे हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो भी बोलेंगे कि हमको समझ में नहीं आया, और जिनको समझ में आ गया वो तो बोल ही रहे हैं। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? चलिए, अगर एक्स्ट्रा किसी का है तो वह म्यूट हो जाएंगे, सभी लोग म्यूट रहेंगे। जब क्वेश्चन कुछ पूछना है या बोलना है उस समय अनम्यूट होंगे, उसके बाद तुरंत म्यूट हो जाना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 48% को दशमलव भिन्न में बदले, है ना। तो यह क्या है आपका 48%? 48% का मतलब होता है कि 100 में क्या 48 भाग, है ना। 100 का जो है 48। अब जो है इसको करेंगे हम कैसे, क्या करना होगा हमको, सीधे 100 से क्या करेंगे हम, इसको भाग देंगे। 48/100। हाँ, 48/100। जब काटेंगे कितना आएगा, 0.48। इतना आएगा या नहीं? आप लोग काट के देखिए, सभी लोग जो है अपना अपना काटेंगे कॉपी पे, है ना। आंसर तो यहाँ गलत दिया हुआ है ना। हाँ, आंसर जो है वो मिस प्रिंट है, 1 0 ज्यादा हो गया उसमें। यहाँ जो है देखिए, कभी कभी उसको प्रिंट करते समय जैसे हम लोग ऑनलाइन चढ़ाते हैं तो बाद वाला को पहले ले लेता है, तो उसी में मिस प्रिंट है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। 72 का कितने प्रतिशत 9 है? तो इसमें भी जो है आपका आंसर जो है इधर उधर है ना, लेकिन आंसर जो है सही है आपका, पॉइंट जो 0 पहले आ गया है। तो 72 का कितने प्रतिशत 9 है, बताइए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? 12.5% सर। हाँ, 12.5% तो आएगा, लेकिन देख रहे हैं कि एक आदमी बोल रहा है, 2 आदमी बोल रहा है, 3 आदमी, सबको बोलना चाहिए एक के बाद। हेलो सर, तो 0.125 क्यों है? यस सर। जो है बता तो रहे हैं कि 0 जो है वह मिस प्रिंट है ना। इसीलिए तो आप लोगों को जो है पूछ रहे हैं, जब तक ये समझ में नहीं आएगा। 0 जो 0.125 दिया है, इन पॉइंट जो है 12 के बाद आना चाहिए, तो वह पहले हो गया है, वो मिस प्रिंट है। 72 का कितने प्रतिशत 9 है, यह समझ में आया कि इसको बनाए? क्वेश्चन कह रहा है 72 का कितने प्रतिशत 9 है। हेलो, चलिए इसको भी हम बनाइए देते हैं। हाँ सर। आप लोग बोल नहीं रहे हैं, है ना, बोलिए। देखिए थ्योरेटिकल जो है, जब थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे तब आप लोग नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, क्योंकि उसमें एक बार सुनना है और उसमें याद करना है, और न्यूमेरिकल में आप लोगों को बोलना पड़ेगा।
और मेरे साथ ही बोलना होगा न्यूमेरिकल में। तो आप लोगों को चलिए इसको बनाते हैं। कह रहा है 9 जो है 72 का कितने प्रतिशत है? तो 9 कितने का? तो 72 का 9 हो गया, 72 हो गया। प्रतिशत मतलब क्या होता है? 100, है ना। इसको अगर यहाँ भी काट सकते हैं या डायरेक्ट भी हम इसको काट सकते हैं ना। तब आपको क्या आएगा? अगर हम सीधा कर दे तो यह हो गया 900 और 72। जब इसको काटेंगे तो आपका आएगा कितना आएगा? 12.5। या इस प्रकार आपका आंसर आएगा। तो लिखने का तरीका जान जाएंगे, जैसे फॉर्मूला आप जान जाएंगे तो कैसा भी बना लेंगे। इसके अलावा दूसरा चाहे जो भी रहे सब बना लेंगे। यह सब समझ में आ गया? हेलो। यस सर यस। ऐसा कोई है जिसको यह समझ में नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहा है 9 का कितने प्रतिशत 54 होगा? अरे यहाँ पूछ रहा था 6%। 9 का कितने प्रतिशत 54 होगा, और यहाँ इसके पहले था कि 72 का कितने प्रतिशत 9 होगा, है ना। और यहाँ क्या किया है? उलट दिया है। उलट दिया है यानी कि 9 का कितने प्रतिशत? 9 का कितने परसेंट 54 होगा। यहाँ क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो गलत कर देंगे, है ना। और वहाँ ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है ना। वहाँ देखिए 0 लिया ही नहीं है। हमारे पास टोटल कितना पर परसेंट निकालते हैं? 100 पर, है ना। लेकिन यहाँ जो मटेरियल है वह कम है और उसका ज्यादा जो है पूछ रहा है, तो 100 से ज्यादा परसेंटेज में ना चला जाएगा, है ना। तो 9 कह रहा है तो 9 का 54%, 9 का जो है कितना परसेंट 54 होगा। अभी क्या होगा आपका? क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 54/9 इंटू 100 या कितना आएगा आपका? काटेंगे जब इसको 600 आएगा आंसर, है ना। यह जो आंसर आएगा आपका 600 आएगा, यानी 9 का जो है 54 जो होगा 600% होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन में ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? आ गया सर। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है FPS प्रणाली में भार का मात्रक है। FPS प्रणाली में भार का मात्रक है पाउंड, है ना, या पौंडल बोलते हैं उसको। पाउंड हालांकि होता है। तो पाउंड जो है उसके आगे देखते हैं कि पाउंड तो हो गया। FPS प्रणाली में भार का जो मात्रक है पाउंड है। और FPS का फुल फॉर्म कोई बता सकता है या पूरा नाम क्या होता है FPS का? फुट पाउंड सेकंड। हाँ, फुट पाउंड सेकेंड। अच्छा, यह सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है? आप लोगों में से कोई बता सकता है सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है? खेत है सर, सब नापने में सर। सर केक जहाँ मिलता है ना उसमें पाउंड होता है। मेरे कहने का मतलब जो है यह सबसे ज्यादा जो है किस देश में यूज होता है ना। खेत देखिए, यह जो है फुट पाउंड जो है सेकेंड, यह सर वो तो सिस्टम है ना, नापने का जो है यह सिस्टम है। यह जो है सबसे ज्यादा जो यूज होता है वह इंग्लैंड में यूज होता है आज भी, है ना। जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे तब यहाँ भी इस प्रकार का सिस्टम, इसी सिस्टम का उपयोग होता था ज्यादा। लेकिन अब हमारे यहाँ यह सिस्टम 9 के बराबर यूज होता है। अगला क्वेश्चन है एसआई प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक है।
तो किलोग्राम, है ना। एसआई का पूरा नाम क्या होता है? आप लोगों में से कोई बता सकता है? एसआई स्टैंड फॉर, या एसआई का फुल फॉर्म, या एसआई का मतलब क्या होता है? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। एसआई का पूरा नाम कोई बता सकता है? ठीक है, हम बता रहे हैं। एसआई यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। यह जो सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में लागू है। ज्यादा से ज्यादा कंट्री जो है इस सिस्टम को मानते हैं। अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करने तथा इस्पात को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? चलिए, आप लोग में से कोई बता सकता है यह? अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करने तथा इस्पात को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? तो टेम्परिंग करना चाहिए, है ना। टेम्परिंग करना चाहिए। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि टेम्परिंग क्या होता है? हेलो, यस सर। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि टेम्परिंग क्या होता है? देखिए, भंगुरता मतलब इसमें हाँ बोलिए बोलिए, बिना हेजिटेशन के बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं यार, है ना। भंगुरता में तो इस्पात के दूर दूर का होता है ना सर, देखिए, इसमें जब स्टील को जो है, यानी कि जब स्टील को क्या करते हैं, हार्डनिंग किया जाता है, तब उसमें जो है बहुत, अगर हार्डनिंग क्रिया कर दिए उसके बाद उसको बहुत तेजी से ठंडा कर दिए तो उसमें एक गुण आ जाता है भंगुरता का, है ना। भंगुरता का आ जाता है गुण। तो उस गुण को खत्म करने के लिए हमको टेम्परिंग करना पड़ता है ना। उस गुण को खत्म करके अपने काम के लायक, यानी उपयोग होने के लायक बना ले, उसको हम लोग टेम्परिंग कहते हैं, है ना। टेम्परिंग में बहुत सारे जो है प्रक्रिया है, वह कितना डिग्री पे कितना होना चाहिए, यानी कि। और यह भंगुरता कब आएगा? जब हार्डनिंग करेंगे हम और बहुत ज़्यादा, जैसे 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए और उसको निकाले और बहुत तेज से उसको ठंडा कर दिए, है ना। बहुत तेजी से वो ठंडा हो गया, तब उसमें जो है यह भंगुरता का गुण आ जाता है ना। उस गुण को खत्म करने के लिए हम लोग फिर उसको गर्म करते हैं, है ना, और फिर धीरे 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 ठंडा करते हैं। तो यह प्रक्रिया जो कहलाती है वो टेम्परिंग कहलाती है ना। आगे देखते हैं, समझ में आ गया? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगर इसको भंगुरता को समाप्त नहीं करेंगे तो यूज हो पाएगा कि नहीं? नहीं तो फिर वो तो टूट जाएगा तुरंत, है ना। और जैसे इस्पात जो है, मान लीजिए लोहा जो है आपका, लोहा का मेन गुण क्या है? मजबूत होना चाहिए, है ना। दूसरे को काट सके, या दूसरे का जो वजन है वो सह सके, है ना, या दूसरे को रोक सके। अब उसमें जो है भंगुरता का गुण आ जाए तो वह, उससे हम कुछ दूसरा चीज काट सकते हैं? नहीं काट सकते ना। तो उस हमको अपने उपयोगी बनाने के लिए, अपने लायक, है ना, अपने लायक बना ले, उसको हम लोग टेम्परिंग कहते हैं। और इस अपने लायक बनाने के लिए जो है हम लोग किसको खत्म करना पड़ेगा? या भंगुरता है उसको खत्म करना पड़ेगा, है ना। आगे देखिए, इस्पात बनाने की सबसे उत्तम विधि है, जो स्टील बनाया जाता है उसका सबसे उत्तम विधि कौन सा है? तो वह विधि जो है विद्युत आर्क भट्ठी। जैसे आप लोग यहाँ पर जो है विराज जो है स्टील प्लांट का कैंपस आया था,
है ना, सुजान ITI में। तो वहाँ पर जितने स्टूडेंट जाएंगे तो यही काम वहाँ पे कराया जाएगा। आपको जो है लोहे से जो है उसका लोहे को हार्डनिंग करके टेम्परिंग करके जो है उसमें काम लायक जो है उसको बनाया जाएगा। तो इस्पात बनाने की जो सबसे उत्तम विधि है वह विद्युत आर्क भट्ठी यह विधि है। जैसे आप वहाँ सपोर्टेड मान लीजिए वहाँ काम करने गए आप, तो आपको जो है विद्युत आर्क भट्ठी के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कितना डिग्री सेल्सियस पर काम करेगा, कितना रखेंगे, कितना पर क्या होगा, है ना। तो यह जो है स्टार्टिंग जो होता है इसमें जो टेम्परेचर हुआ आपका 40 डिग्री से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है ना। इसमें जो है रड लगा रहता है। सबसे अच्छा जो इस्पात बनाने की विधि है जो तो माइल्ड स्टील से जब इस्पात बनाएंगे उसको तो सबसे अच्छा जो विधि है वो आपका विद्युत आर्क भट्ठी विधि है ना। तो यह जो है आपके जीवन से खास करके हालांकि इलेक्ट्रीशियन फिटर दोनों का काम आएगा जानकारी रहेगा तो, लेकिन फिटर में कंपलसरी है इसको जानना, है ना। क्योंकि आप जाएंगे कहीं तो आपको यह इस काम को करना होगा, इससे गुजरना ही है आपको, मतलब नहीं गुजरने वाला कोई सवाल ही नहीं है, इसको करना ही है आपको, है ना। अगर उस भट्ठी लाइन में जो है आपको जहाँ पे शुद्ध स्टील बनाया जा रहा है वहाँ जाएंगे काम करने के लिए, और यहाँ पे जॉब जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया में जॉब है। तो यह सब जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। आगे देखिए, उष्मा उपचार करने में एक स्टील का पार्ट क्रैक हो जाता है, इसका संभवतः निम्न कारण है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उष्मा उपचार करने में एक स्टील का पार्ट जो है क्रैक हो जाता है, इसका संभवतः निम्न कारण है। हम उष्मा उपचार कर रहे हैं, जैसे हार्डनिंग किए, टेम्परिंग किए, है ना, मतलब उसको जो है हम अच्छा स्टील बना रहे हैं। तो स्टील बनाने के कारण में क्या हो गया कि उसमें क्रैक आ गया, है ना। तो क्रैक क्यों आ गया, कौन सा कारण था आ गया, वही पूछ रहा है। तो क्रैक कब आएगा, तो क्रैक जो है जब उसको हम बहुत अच्छा से हम उसको हार्डनिंग कर दिए, है ना, यानी और बहुत ज़्यादा जो है उसको हम गर्म कर दिए, मान लीजिए कि 2000 डिग्री या 1200 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म कर दिए, और फिर उसको तेजी से क्या किया, हम ठंडा कर दिए। तो जैसे ही तेजी से ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, भंग हो जाएगा, है ना, उसमें क्रैक आ जाएगा। अच्छा, अभी तो फिलहाल वर्तमान में नहीं, आप लोग जो है जहाँ पे साधारणतः शहर में या गांव में जो है जो लोहारगिरी का जो काम करते हैं वहाँ पे आप लोग गए होंगे तो देखते होंगे कि लोहा को जो है गर्म किया जाता है ना। तो लोहा को गर्म करके उसको पूरा लाल कर दिया जाता है, और उसको पीट पीट के जो है फिर उसको तुरंत जो है पानी में डाला जाता है, आप लोग देखे होंगे। तो उसी कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास जो है सेंटीग्रेड जो है मापने की कोई सिस्टम नहीं है और अंदाज से कर रहे हैं, तो एकदम गर्म किए, पीट लिए, और तुरंत उसको जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो तुरंत टूट जाता है ना। जैसे ही पानी में डाले हुआ जहाँ तक पीटा हुआ है, जहाँ तक गर्म है, वहां से वह टूट गया। तो यह क्यों होता है ना। तो यह इसलिए होता है कि जितना टेम्परेचर का पर हम गर्म कर दिए उसको धीरे धीरे हमको ठंडा करना होगा, उसके बाद उसको हमको पानी में डालना होगा, है ना। जैसे बहुत ज्यादा गर्म चीज है, उसको हम तुरंत पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो तुरंत में ठंडा हो जाएगा। तो इसी कारण उसमें क्रैक आ जाता है। यह क्वेश्चन उससे संबंधित है कि उष्मा उपचार करने में एक स्टील का पार्ट क्रैक हो जाता है, इसका संभवतः निम्न कारण है। तो इसे बहुत तेजी से ठंडा किया जाता है, उस कंडीशन में क्रैक आ जाता है ना। समझ में आया।
हेलो, यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक वस्तु 5 सेकेंड में 20 जूल कार्य करती है, इसकी शक्तियां क्या होगी? तो यह तो आप लोग जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मतलब छोटा जो इसमें कह रहा है पावर निकालने के लिए, है ना, शक्ति निकालने के लिए, शक्ति निकालने के लिए कह रहा है एक वस्तु 5 सेकंड में 20 जूल कार्य करती है, इसकी शक्तियां क्या है? तो शक्ति निकालने P इक्वल टू क्या होता है? W/T। तो इसमें W क्या है? 20, T क्या है? 5 बराबर 4 जो है, यह आपका आंसर है। यह क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, यस सर। देखिए आप लोग बोलिए हाँ या ना, है ना। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है कुल वार्षिक लागत में सम्मिलित अव्यय है। कुल वार्षिक लागत में सम्मिलित जो है वह अव्यय है, कौन कौन सा, क्या क्या लगाते हैं? कुल वार्षिक लागत में सम्मिलित अव्यय है, तो ये सभी, है ना, ये सभी तो दे दिया है। तो कुल वार्षिक लागत में जो सम्मिलित आय होता है, अव्यय जो तत्व जो हम लोग मिलाते हैं, वह आपका होता है डायरेक्ट लागत, जो हम लोग डायरेक्ट लगाए, और फिर इनडायरेक्ट लागत जो इनडायरेक्ट लगाए, अपने से लगाए और किसी से जो है किसी दूसरे माध्यम से भी उसमें लगाए, यह सभी माध्यम जो है आपका कुल वार्षिक लागत में जोड़ा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है किसी गैस का दाब बढ़ाने से आयतन घटता है ना। किसी गैस का जो है दाब बढ़ाने से आयतन घटता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर जब कोई बल एक साथ कार्य करते हैं और उनकी दिशाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है तो वे डैश कहलाते हैं। तो वे लोग जो है पैरेलल बल कहलाते हैं। यह क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? किसी वस्तु पर जब कोई बल एक साथ कार्य करता है और उनकी दिशाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है तो वे डैश कहलाते हैं। हेलो हेलो, यस सर। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया हो? ऐसा कोई है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो? सबको समझ में आ गया? ठीक है, सबको समझ में आ गया, अच्छी बात है। अगला देखते हैं, घनत्व का इनके बीच संबंध है। तो घनत्व का जो संबंध है वह आपका द्रव्यमान तथा आयतन के बीच जो है टन इकाई है। टन जो है किसकी इकाई है? तो टन जो है भार की इकाई है ना। टन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है भार जो है मापा जाता है, उसकी इकाई है टन। तांबे का गलनांक डैश होता है। तो तांबे का जो गलनांक होता है वह 1083 डिग्री सेल्सियस होता है ना। दशमलव संख्या 15 का बाइनरी संख्या होगी। तो दशमलव संख्या जो 15 है यानी डेसिमल नंबर 15 का बाइनरी संख्या क्या होगा? 4111 होगा। यह क्वेश्चन ऐसा कोई है जिसको यह क्वेश्चन मतलब क्या है समझ में नहीं आया या बना सकता है? आप लोग में से कोई यह क्वेश्चन बना सकता है? पहले ये बताएंगे कि कितने लोगों को यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नहीं आया, बाइनरी संख्या नहीं होती समझ में आया सर। बना के बताइए। यह क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया है ना?
यस सर। देखिए यह जो बाइनरी संख्या होती है क्या सर? हाँ, ऐसे हम भी चाहते हैं कि जो आप कोई भी वर्ड नहीं जानते हैं उसको जरूर पूछे, तब ना उसको बताएंगे हम, है ना। तो सबसे पहले दशमलव संख्या है ना, डेसिमल संख्या। तो आप जो सोचते होंगे डॉट वाला जो है ना, जो हम लोग साधारणतः अर्थमेटिक में पढ़े हैं, तो वहाँ यहाँ पर वह आपका पॉइंट जो है वह दशमलव नहीं, यहाँ पर जो है दशमलव यानी कि आपका हुआ 0 से लेकर 9 तक के अंक को आपको डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या बोला जाता है ना। और बाइनरी संख्या यानी कि 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक के संख्या को आपको बाइनरी संख्या जो है बोला जाता है। तो डेसिमल नंबर, इसको बाइनरी नंबर। और दो और होता है, एक होता है हेक्साडेसिमल, तो जब आएगा वो उस समय बताएंगे, और एक ऑक्टल होता है। तो यहाँ पर जो है कह रहा है यह सिस्टम है आपके पास, जो आप यूज कर रहे हैं, जो मोबाइल या लैपटॉप, वह आपका इसी सिस्टम पे काम कर रहा होगा, बाइनरी नंबर पर, है ना। इसको जो है आप जो डालेंगे कंप्यूटर में, तो आपको दिख रहा है कि हम ABCD EFG यह सब डाल रहे हैं, 1 2 3 4 डाल रहे हैं, लेकिन वह जो समझेगा तो वह दो ही जानता है, 0 या 1, 1 देखेगा या 0 देखेगा। आप ऊपर से कुछ भी डालिए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, वह उसको केवल यही समझेगा 0 और 1, है ना। तो यह जो है आपका डेसिमल संख्या 15 लिखा हुआ है ना। तो जब देखिए याद रखेंगे, अगर कोई पूछता है कि बाइनरी संख्या जो है 15 लिखेंगे हम ऐसे 1 5 या जो है, तो बाइनरी में ऐसे नहीं लिखा जा सकता है ना, क्योंकि बाइनरी में हमारा क्या है 0 और 1 है ना। तो हम 0 1 मिला के ही लिखेंगे 15 को, 0 1 जो है मिला के ही हम 15 को लिखेंगे। और यहाँ जब डेसिमल संख्या जो है 0 से लेकर 9 तक है, तो 15 तो लिख सकते हैं हम आराम से, जैसे 0 से 1 आया है ना, और फिर 5 6 7 8 9 आया, तो हम 5 मिला देंगे। सर हेलो सर, 25 की बाइनरी संख्या लिखिए तो सर। 25 का, हाँ 25 का लिख के बताइए। किसी का भी लिखा जा सकता है, चाहे वह तो लिखिए ना सर, लिख के बताइए ना, जो नियम में बताओ उस नियम से लिख के बताइए 25 के हमको। हाँ बता रहे हैं, देखिए बताइए। हमको डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में तब तक जो है भाग देते रहना चाहिए जब तक कि वह पूरा 0 ना आ जाए, है ना। और उसको जो है इस प्रकार से हम उसको निकाल सकते हैं। चलिए आप पूछे 25 का, तो 25 का ही निकाल के दिखाते हैं, है ना। ये आपका हो गया 25, है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको 2 से काटेंगे, है ना। कितना आएगा 12 आएगा। उसके बाद कितना शेष बचेगा, 12 दूना 24, कितना शेष बचेगा, अरे आप लोग बोलिए, 12 दूना 24, एक साथ एक जो है हम इधर लिखेंगे, है ना, एक जो है हम इधर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, हम 2 से करेंगे या 6 लिखेंगे, 6 दूना 12, कितना शेष बचेगा, कुछ नहीं, यानी कि 0, है ना। अब जो है फिर इसको 2 से करेंगे, 2 3 दूना 6, फिर कितना बचेगा 0, है ना। फिर क्या करेंगे हम इसको
2 से करेंगे तब क्या बचेगा हमारा? एक दो ना, 2 1 बचेगा और फिर यहाँ पे आ गया, है ना। तो आपका जो है 25 का जो बाइनरी संख्या होगा वह होगा, और इतना होने के बाद इसको ऊपर से नहीं लिखते हैं, है ना। इतना होने के बाद हम इसको नीचे से लिखते हैं। तो 1 और 1 फिर 2 और फिर 1, यानी 25 का आपका बाइनरी नंबर जो आएगा 2120।